ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, देखिए, इससे पहले हम लोग क्लासेस कर रहे थे। पिछले साल भी आपने ये गौर किया होगा कि कोरोना सिचुएशंस की वजह से बहुत सारी क्लासेस हम लोगों को ऑनलाइन कंडक्ट करनी पड़ी थी। तो ये हम लोगों के लिए नई बात नहीं है ना? वी आर यूज्ड टू दिस सिस्टम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस नाउ। बीच में शायद ऐसा भी हुआ कि शुरू में तो बहुत मज़ा आया ऑनलाइन क्लास करते हुए, फिर मैंने ये फ़ील किया कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट लूज़ भी किया लोगों ने, है ना? मोनोटनी सी होने लगी। फिर बीच में ओपन अप भी हुई चीज़ें, हम लोग क्लासरूम में आए, इंटरैक्शन हुआ, है ना? फिर सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी बन रही है अब कि जिसमें फ़िज़िकल क्लासरूम जो है वो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना रही हैं। अभी एक आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि अपनी यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलवक़्त मैं ज़ोर देके कह रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ़ हफ़्ते 10 दिन की बात है। ये कहा गया है कि अभी हम लोग ऑनलाइन मोड में यूजी की क्लासेस कंडक्ट करेंगे ना, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, ठीक है? अ, अभी ज़ाहिर है इससे पहले होली की छुट्टियाँ चल रही थी, तो क्लासेस बहुत स्ट्रीमलाइन वे में हो रही हैं कि नहीं इसका अंदाज़ा आपको ज़्यादा होगा, है ना? मेरे साथ जो पेपर आप लोगों के पास है, वो है इंडो पर्शियन प्रोज़ का। आज हम कुछ देर की गुफ्तगू इंडो पर्शियन प्रोज़ के हवाले से करने की कोशिश करेंगे। फ़ील फ्री टू इंटरप्ट मी, फ़ील फ्री टू आस्क क्वेश्चन्स इन बिटवीन, है ना? अगर मुझे लगेगा कि उस वक़्त जवाब ना देके लेक्चर के एंड में जवाब देना है, तो मैं आपसे इशारा कर दूँगा। लेकिन क्लास को इंटरैक्टिव रखते हैं, है ना? ऐसा ना हो कि हम लोग मैं बोल रहा हूँ और आप खामोशी से सुन रहे हैं, है ना? कुछ लोगों के वीडियोज़ ऑफ होते हैं, तो पता नहीं चलता कि हमारा और आपका इंटरैक्शन सेटअप है कि नहीं। तो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि बीच में ही आप मुझसे सवाल पूछ लें। इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं कि वो चीज़ मुझे ना आती हो, तो उससे मेरे इल्म में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा, मैं वापस जाके किताब देखूँगा, आपसे माज़रत कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि देन एंड देयर आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। देखिए, आपने पीछे जो 3 सेमेस्टर्स की पढ़ाई की है, उसमें एक बहुत बेसिक चीज़ें आपको बताई गई थी, है ना? लिटरेचर फ़ारसी लिटरेचर से आपको अवेयर कराया गया था। बेसिक्स ऑफ पर्शियन लिटरेचर पढ़ाया गया होगा। शुरू के क्लासेस में कुछ लैंग्वेज पढ़ाई गई होगी, ठीक है? मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि फ़ारसी ज़बान उमूमी तौर पर दुनिया के किस खित्ते की ज़बान है, तो इसका क्या जवाब आपके पास होगा? कौन बताना चाहेगा? माइक ऑन करके बता दीजिए कोई भी आदमी। जी, ईरान सर। ईरान। कनीज़ आप? अफगानिस्तान। जी सर, ईरान है ईरान। ईरान है सर, और अफगानिस्तान है, फिर सब बोली जाती है। अफ़गानिस्तान है और दूसरे में और? अच्छा। तो गोया ये कि हम लोग 3 सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी हमें ये लग रहा है कि प्रेडोमिनेंटली मतलब ख़ास तौर से या अगर देखें तो ज़्यादातर ईरान में बोली जाने वाली ज़बान फ़ारसी है और ये सही भी है। हमने ये पढ़ा भी है, हमने देखा भी है। लेकिन जब ईरान के अलावा मैंने सुना कि अफ़गानिस्तान का भी नाम लिया गया, उज़्बेकिस्तान भी शायद कहा बाक़र रिज़वी ने, है ना? ईरान और मरकज़ी एशिया, है ना? ये तो प्रेडोमिनेंटली है। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हुए जब हिंदुस्तान में फ़ारसी का ज़िक्र नहीं करते, तो चीज़ें अधूरी लगती हैं, है ना? एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पर्शियन ये आपकी नॉलेज में है, ये बात आप पहले भी जानते होंगे कि फ़ारसी ज़बान हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक राइज रही, है ना? जो एक शुरुआती दौर था उसमें सिर्फ़ ऑफ़िशियल लेवल पे, रस्मी तौर पे यानी सरकारी अमले की ज़बान थी, लेकिन बाद में ये एक तरह से उमूमी ज़बान हो गई और शायद इसके असरात आप आज भी देख सकते हैं, आम बोलचाल से लेके दफ़्तर की जो ज़बान है यानी ऑफ़िस की जो लैंग्वेज है जो हिंदुस्तानी ज़बान जो इस्तेमाल की जाती है, उसमें आपको फ़ारसी ज़बान व अदब के असरात बहुत नुमायाँ तौर पे दिखाई देंगे, ठीक है? आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं ना जो चीज़ मैं कई बार ये बता चुका हूँ जिस चीज़ के सामने
हम मतलब बैठे हैं, मतलब मेज़ कहते हैं, या किताब है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना। तो आप देखेंगे कि आम बोलचाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका रूट, जिसकी जड़ें जो है वो फ़ारसी में है। और उसकी वजह आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। जब मैं फ़ारसी ज़बान व अदब के इर्तिक़ा के बारे में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं या कोई भी आदमी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि ये हिंदुस्तान की जो ज़बानें हैं, है ना? आरियाई ज़बानें, वो और ईरान की जो ज़बान है, वो एक ही माँ की बेटियों की तरह है ना? और इसकी बहुत तफ़सील मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इंडो आर्यन लैंग्वेजेज़, इंडो एरियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज़, हिंद आरियाई कौमें, हिंद आरियाई ज़बानें, इस तरह की चीज़ें मैंने बताई हुई थी आप लोगों को। और अगर मैं फिर पूछूँ, क्या आप लोगों को याद है कि हिंदुस्तान और ईरान के अगर ताल्लुकात पे थोड़ी-सी बात करनी हो, तो उसकी जड़ें कहाँ से मिलती हैं? कोई आप दोनों में से कोई बता पाएगा थोड़ी-सी बातचीत, ताकि हम हिंदुस्तान से में जो फ़ारसी का अटैचमेंट है, उसको थोड़ा-सा और डिस्कस कर सकें। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? सर मुगल। मुग़ल, ठीक है, मुग़ल आप कह रहे हैं। कनीज़ आप? सर अच्छा। चलिए, मैं थोड़ा-सा और मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप ये बताएँगे, जब मैंने ये कह दिया आपसे कि हिंद आरियाई ज़बानें, इंडो यूरोपियन, इंडो आरियंस, तो आपको बहुत कदीम जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स, है ना? और एंशिएंट टाइम्स में जब कभी भी आप जाएँगे, और जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, जो कौमें हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आबाद हुई हैं, उसके बारे में जब सोचते हैं, है ना? तो ज़ाहिर है, ये आप अभी बता रहे थे कि फ़ारसी ईरान की ज़बान है, और ये फैक्ट भी है। आज ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है वो वहाँ की है। तो वहाँ जो लोग सबसे पहले आबाद हुए, वो कहाँ से आए, है ना? मैं एक मैप हुआ करता था, और मैं आपको क्लासरूम में भी बताता था कि कैसे सेंट्रल एशिया में सबसे पहले कुछ कौमें आबाद हुईं, और वहाँ से वो लोग मूव करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आए, और फिर जो लोग वेस्ट की तरफ बढ़ गए, ईरान होके यूरोप तक चले गए, और कुछ लोग और नीचे आते चले गए और ईस्ट की तरफ गए, और उन्होंने रास्ता जो इख्तियार किया, वो अफ़गानिस्तान होते हुए आज का जो मौजूदा पाकिस्तान है, और फिर हिंदुस्तान। ज़ाहिर है 1947 के पहले दोनों एक ही मुल्क कंसीडर किया जाता था, दोनों एक ही मुल्क था, तो उसकी बाउंड्रीज़ भी सेम थी। तो ये पूरा एरिया जो है इंडिया, तो इंडिया में भी आके लोग आके अ, मतलब बस गए। तो ये एक ही कौमें थी, है ना? और जब एक ही कौमें थी, तो इनके जो आज भी एक दूसरे के ऊपर असरात हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ़ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान तक जो फ़ारसी ज़बान पहुँची है, वो किस तरह से पहुँची है ना? तो उसकी एक कड़ी तो ये हो सकती है कि जब आप एंशिएंट लिंग्विस्टिक रिलेशंस को देखेंगे, है ना? कदीम तरीन लिसानी ताल्लुकात पे अगर गौर करेंगे, तो हमने पहले ईरान में अवेस्ता के बारे में पढ़ा है। हिंदुस्तान में जो कौमें आबाद रही, उसमें वेद है, ऋग्वेद वगैरह का ज़िक्र आता है ना? ये सब तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह के पहले की बात, 2000 क़ब्ल मसीह के आस-पास की बातचीत है। और उस दोनों में भी एक तरह का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक तरह के रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं, है ना? अ, यहाँ की जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ ईरान जो है वो यहाँ से गई वो कहानियाँ, मतलब पहले अरबी में, और फिर उसके बाद अ ईरान में फ़ारसी में ट्रांसलेशंस हुए उसके, है ना? हिंदुस्तान की जो अ, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, है ना? उसका ट्रेडिशन बहुत बाद तक, यानी अकबर के ज़माने में, और उसके बाद भी अनवार सोहैली वगैरह जो है। तो ये सब ट्रेडिशन इंडियन ट्रेडिशन है जो ईरान में गई हैं।
ठीक उसी तरह से पर्शियन की बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी ट्रेडिशंस में, हिंदुस्तानी ज़बान में हमें देखने को मिलती हैं। अ, तो एक एक तो ये है कि एंशिएंट टाइम्स में, अब एंशिएंट टाइम्स में एक और चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए, जो बहुत ऑब्वियस दिखाई देती है, वो है कल्चरल इसमें। आपको ये पता ही है कि ईरान के का जो सबसे कदीम तरीन मज़हब है, वो कौन-सा मज़हब था ईरान में सबसे पहले? बाक़िर मियाँ? माइक ऑफ है आपका। आतिश परस्त सर। आतिश परस्त, है ना? मज़हब जो था वो ज़ोरोएस्ट्रियंस या ज़रतुश्त कहते थे उसको, उनकी किताब अवेस्ता, है ना? आपने आतिश परस्त कहा, उसका मतलब क्या हुआ? आग की पूजा करने वाले, ठीक है? अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब वो आतिश परस्त थे और हम जिस मुल्क में रहते हैं, है ना? उसको अगर गौर से देखें, तो यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या यहाँ का जो मेजॉरिटेरियन कल्चर जो है, जो अक्सरियत वो उनके यहाँ आग की कितनी सिग्निफिकेंस है ना? आतिश परस्त, आग की पूजा यहाँ भी होती है ना? होती है ना? बगैर जी आग जी। के कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं होती। इनका कोई मतलब कोई मतलब आप देखिए कि मौत से शुरू कर दीजिए, जहाँ ज़िंदगी खत्म हो रही है, तो अग्नि देना, है ना? आग दे के आग में जला देते हैं, वहीं से खत्म करते हैं, है ना? शादी आप देख लीजिए, आग के इर्द-गिर्द फेरे लगाना, ठीक है? कोई भी इनका जो इनकी जो रस्म है, उसमें आप देखते होंगे कि आग जला के या ये कम से कम धूप, दिया, अगरबत्ती जो है, वहाँ भी कुछ ना कुछ उसमें द एलिमेंट ऑफ फायर इज़ देयर, है ना? आग में आहूत देना, है ना? तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं। तो ये अब ये सोचिए कि ये वो 2 कौमें हैं, जहाँ पे इनका इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, है ना? तो मैं सिर्फ़ एक बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमें इसको देखने समझने की ज़रूरत है और मैं डिटेल्ड इलैबोरेशन नहीं कर रहा आप लोगों को, क्योंकि मैं ये बात आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से दोनों कौमें शुरुआत से लेके और एक लंबे अरसे तक एक-दूसरे के टच में रही है ना? इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, ज़बानी, लिसानी तौर पे भी अगर हम देखेंगे, तो ये जो हाथ है, जिसको फ़ारसी में क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। संस्कृत में इसको हस्त कहते हैं, है ना? अस्प, है ना? हाथी है, अस्प जो है, क्या है? घोड़ा है। ठीक है? अश्व जो है, अश्व कहते हैं, संस्कृत में अश्व, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, है ना? घोड़ों को लेके। तो अश्व क्या है? वही अस्प है, फ़ारसी में यही अश्व है ना? सर है, सिर है, ठीक है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं उस पे एक अलग डिस्कशन आप लोगों को लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप पे हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये समझने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ़ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों कौमें एक-दूसरे के इंटरैक्शन में बहुत अ, कदीम ज़माने से रही हैं और इस वजह से दोनों के ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं एक-दूसरे के। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, है ना? मैं एक क्लास में आप लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि अब से पहले तक हमारा फ़ोकस ये होता था कि हम बुनियादी चीज़ें समझ लें, लेकिन जैसे-जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, अब हम इस कोर्स के मतलब बीए ऑनर्स के कोर्स का 50% पूरा कर चुके हैं। अब हमारे पास 3 सेमेस्टर बचे हैं, मतलब आधा अब 50% पार कर गए हैं। तो अब धीरे-धीरे आप लोग मैच्योर हो रहे हैं, है ना? और लिटरेरी एतबार से भी, लिटरेचर में भी आपको उसी तरह की मैच्योरिटी एग्ज़िबिट करनी है, मैच्योरिटी शो करनी है। तो अब हमें क्या करना है कि ना सिर्फ़ ये कि बुनियादी चीज़ों पे नज़र रखनी है, मतलब बेसिक्स ऑफ इट, बल्कि थोड़ा-थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। ये जो सिलेबस है इंडो पर्शियन लिटरेचर प्रोज़ का, उसमें हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो फ़ारसी अदब है, उसमें नस्र की क्या नौइयत रही है। ठीक है, सिर्फ़ नस्र के हवाले से पढ़ेंगे। एक अलग पेपर होगा पोएट्री के हवाले से पढ़ने के लिए। तो हमें क्या देखना है? हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में नस्र पढ़ने से पहले हिंदुस्तान में अदबी तारीख़ का एक हमें एक एनालिसिस करना चाहिए, एक ओवरव्यू लेना चाहिए, है ना? अभी कुछ देर पहले बाक़िर मियाँ मुझसे पूछ रहे थे और आप सबको इसकी नॉलेज रखनी भी चाहिए कि सबसे बुनियादी चीज़ है कि कौन-सी ऐसी किताबें हो सकती हैं जिसका मुताला करने से हमारा ये कोर्स कवर हो जाएगा। तो सिलेबस अगर आपके सामने होगा, मैं स्क्रीन पे आपके लिए शेयर कर देता हूँ सिलेबस को, है ना? ताकि थोड़ी-सी आसानी हो जाए, है ना?
तो ये सिलेबस है आपके सामने, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है ना। दिस इज योर सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस के एंड में है ना कुछ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स के नाम दे रखे होते हैं, ठीक है ना। निसाब जदीद फारसी एक उसका जिक्र है, इसलिए कि आपके इसमें टेक्स्ट शामिल है ना। तो टेक्स्ट कहाँ से देखेंगे, कई बार उसकी किताब नहीं मिलती है, तो वो एक देख लें। नस्र कुहन है, और चूंकि गालिब के खतूत आपके इसमें शामिल हैं, तो उसका एक ही है। उसके नीचे वाला सजेस्टेड रीडिंग वाला जो सेक्शन है, जहाँ अभी आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा, उसमें बज़्म ममलूकिया, बज़्म ये सर दोनों तैमूरिया। किताबें हैं मेरे पास। हाँ, ये सर दोनों किताबें मेरे पास है। मैं समझा था कि सर कोई और किताब सजेस्ट करें, ये आपने बताई थी सर, मैंने लिया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, ये इसमें से ज़्यादातर कुछ ऐसी किताबें हैं जो बुनियादी तौर पे दारुल मुसन्निफीन से छपी हुई है ना। उर्दू में है तो इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी किताबें आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, अहद खिलजियान की नुमाइंदा फारसी मंसूरात। अब देखिए, फारसी नस्र इन खिलजी पीरियड, एस एम अली खुर्शीद साहब हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसमें उन्होंने लिखा है। तो अगर हमारे पास दस्तयाब ना हो तो भी हम अलीगढ़ में ट्राई करके किसी से ले सकते हैं, है ना। ये बड़ी पॉपुलर किताब है, फारसी अदब बहद औरंगजेब, है ना। नूरुल हसन अंसारी साहब की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। शेर फारसी दर हिंदो पाक, शमी मुजफ्फर साहब की किताब है, ठीक है। अमीर हसन आबदी साहब की हिंदुस्तान में फारसी अदब की तारीख, ये आप देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी किताब है, स्टडीज इन मीडिएवल इंडिया के ए निज़ामी, खलीक अहमद निज़ामी साहब की, ठीक है। तुगलक अहद को अगर देखना हो तो शुएब आज़मी साहब की फारसी अदब बहद तुगलक इन्होंने लिखी थी। ये किताब दस्तयाब होना थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करके कर सकते हैं। इसके अलावा एक किताब जिसका इसमें जिक्र होना ही चाहिए था, मुझे लग रहा है कि किसी वजह से रह गया, वो है एम ए गनी, मोहम्मद अब्दुल गनी की किताब है, प्री मुगल पर्शियन इन हिंदुस्तान, है ना। ये किताब मैं खास तौर से, आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को, एम सर ए कौन सी, गनी, नाम क्या? एम ए गनी है ऑथर का नाम, मोहम्मद अब्दुल गनी, जी जी जी। ठीक है। और बुक का नाम है प्री मुगल पर्शियन इन हिंदुस्तान, और इसके दूसरे वॉल्यूम में मुगल पर्शियन इन हिंदुस्तान है इनकी, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। ये जो प्री मुगल पर्शियन इन हिंदुस्तान वाली जो किताब है, ये अंग्रेजी में है, और उसकी उसमें जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है पर्शियन फारसी इक़्तिबासात की, वो फारसी इक़्तिबासात फारसी में ही नक़्ल किए गए हैं, फारसी स्क्रिप्ट में, मतलब स्क्रिप्ट अरबी होती है, उसी ज़बान में फारसी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी किताब है। मैं आम तौर से आप लोगों को पढ़ाने के लिए एम ए गनी की किताब को रेफ़र करता हूँ, मैं वहीं से तैयारी करके आता हूँ, या बज़्म ममलूकिया, बज़्म सूफिया वगैरह। मैं ज़ाहिर है कई सारे सोर्सेज़ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एम ए गनी की किताब आप लोग पढ़ें। अंग्रेज़ी है, थोड़ी-सी मुश्किल है, लेकिन बहुत, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है उसमें, है ना। तो ये कुछ 2-4 किताबें हैं जिसका मुताला आप कर लीजिए। अब आते हैं अपने सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो मैं, आपको याद होगा कि जब हम लोग कभी भी ईरानी तारीख जैसे मुगल तक पढ़ रहे थे, तो हमने शुरू किया था कि कैसे अवेस्ता, है ना, कदीम तरीन, उसके बाद फिर या पारसी बास्तान का जिक्र हुआ, फिर उसके बाद पहलवी, फिर पहलवी में भी सासानी, सामानी, पहलवी, अशकानी, फिर उसके बाद सामानी, सासानी, सामानी, फिर उसके बाद गजनवी, सल्जूकी, है ना, फिर मुगल, फिर उस तरह से तातार, और इस तरह से करके पूरी तारीख का अहाता हम लोग करते हैं। तो हिंदुस्तान में जब फारसी अदब की तारीख हम पढ़ने के लिए जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में फारसी किस तरह से दाखिल हुई, ठीक है। ये हम एक अलग लेक्चर में इसको एक टॉपिक बना के आपके साथ डिस्कस करेंगे। दो बातों का ख्याल मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि रखना चाहिए कि किसी भी ज़बान व अदब के तरोीज व अशात में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये है कि जो हुक्मरान तबका है या रूलिंग क्लास है, उसने किस तरह की पैट्रोनेज प्रोवाइड की है ना। और दूसरी चीज़ जो है वो है
ये कि मेरी वॉइस डिस्टर्ब तो नहीं होगी?